हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। एक ऐसा चैनल जिससे पढ़ करके पता नहीं कितने पीसीएसजे क्वालिफाई कर गए, और अभी हाल ही में आप अगर रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जा करके वहां पे देख सकते हैं कि एपीओ के एग्ज़ाम में 4th रैंक से लेकर के पता नहीं कितने लोग, 50 से 60 लोग अभ्यर्थी इस चैनल के माध्यम से एपीओ में सेलेक्ट हुए हैं। थोड़ी मेहनत आपकी, थोड़ी हमारी और कुछ ऊपर वाले की कृपा, इसके माध्यम से ये तीनों चीज़ें कॉम्बिनेशन जब बन जाती हैं तो सिलेक्शन आपका पक्का हो जाता है। हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। आप लोग भी मेहनत करिए, हम भी मेहनत करते हैं, और मिलजुल करके आपके सिलेक्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारी कोचिंग को मोटिवेशन मिलता है, हमारे चैनल को मोटिवेशन मिलता है, और हम लोगों को बहुत ही खुशी होती है। जैसा कि मैं आशीष पांडे लगातार आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास ला रहा था बिहार के टाइम पे, जब बिहार में था प्री का एग्ज़ाम, और अब मैं लीगल करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आ रहा हूँ। मैंने पिछली बार छत्तीसगढ़ लॉ की भी क्लास दी है। जो छत्तीसगढ़ का पीसीएसजे प्री देना चाहते हैं वो उसको जा करके देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और हिंदी भाषा में सबसे बड़ी चीज़ है, हिंदी भाषा में वो सारा वीडियो वहाँ पे उपलब्ध है। ये लीगल करंट अफेयर्स की दूसरी क्लास है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देरी क्यों करते हैं, आज देखिए हम आपको पढ़ाने क्या वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपका आने वाले एग्जाम में इंतजार कर रहा हो और आपसे रूबरू हो जाए, और वही आपका 1-2 नंबर कम ज़्यादा कर जाए। इसलिए वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। देखिए आज मैं आपको पढ़ाने क्या वाला हूँ, और लीगल करंट अफेयर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जजमेंट अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने दिए हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम में आप के यही आएंगे। पहला है एफर्मेटिव एक्शन। क्या है ये आप देख रहे हैं, बराक ओबामा है। तो ये एफर्मेटिव एक्शन जो है ये अमेरिका सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। क्या है ये बताऊंगा आपको मैं। दूसरा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज उमेश कुमार डीईआरसी के अध्यक्ष बनाए गए। क्यों बनाए गए, कैसे बनाए गए, ये भी बताऊंगा मैं। तीसरा है कानून की बात, सीजेआई ने विदेश से ही बेंच का गठन किया। पहली बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जो मौके पे हैं, उन्होंने विदेश से, फॉरेन में थे, वहीं से बेंच का गठित कर दिया और फैसला सुना दिया। कौन सा ऐसा केस था भाई जो उनको मजबूर होना पड़ा फैसला सुनाने के लिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। चौथा है आपका वयस्क अविवाहित बेटी पिता से भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्यों कहा बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोविड-19 महामारी के बीच एक वर्कशॉप आयोजित करेगा। कौन सा करेगा, क्यों करेगा, ये बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में कहा हम रेखा कहाँ खींचे। सस्पेंस है, आगे खुलेगा, अभी तो स्टार्टिंग है। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने। सातवां है मजिस्ट्रेट को एफआईआर भेजने में देरी अभियुक्त को बरी करने का अधिकार नहीं, आधार नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये भी बताऊंगा। मुआवजे के तौर पर दावे के रूप में विदेशी मुद्रा से भारतीय मुद्रा में रूपांतरण पर क्या सिद्धांत है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा, ये भी बताऊंगा। और सबसे लास्ट में है आपका सरफेसी एक्ट। सहकारी कोऑपरेटिव बैंकों पर भी ये लागू होगा। ये फैसला क्यों आया, कब आया, ये भी बताऊंगा। शुरू करते हैं आपका टॉपिक पहले से। क्या है एफर्मेटिव एक्शन जिसके खिलाफ यूएस सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और इन्होंने उसकी निंदा की है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, ओसामा बिन लादेन को मारने वाले यही थे। एफर्मेटिव एक्शन का उद्देश्य चुनिंदा नस्लों और जातियों से जुड़े लोगों के खिलाफ सदियों से चले आ रहे पूर्वाग्रह, यानी कि पहले से ही चले आ रहे हैं कि भैया वो होता नहीं जात पात, अपने इंडिया में होता है ना, वैसे वहाँ भी होता है, तो उसी चीज़ को लेकर के ये था। ठीक, तो एफर्मेटिव एक्शन वही था। अब उच्च शिक्षा के संदर्भ में एफर्मेटिव एक्शन आमतौर पर यूनिवर्सिटी परिसर में अश्वेत, हिस्पैनिक और अन्य अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की तादाद बढ़ाने के उद्देश्य से इसको इस्तेमाल किया जाता रहा है। भयानक अन्याय, किसने कहा, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर रोक के फैसले पर भारतीय मूल के एक नेता हैं खन्ना जी, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा भारतीय मूल के नेता ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी एडमिशन में नस्ल और जातीयता के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे दशकों तक एफर्मेटिव एक्शन कहे जाने वाली पुरानी प्रथा को बड़ा झटका लगा है।
भारतीय मूल के कांग्रेसी रो खन्ना में, जैसे कि मैंने आपको बताया, खन्ना जी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की निंदा की है। कोर्ट ने अपने फैसले में कॉलेज में नस्ल और जातीयता के आधार पर दाखिले पर रोक लगा दी है। रिपब्लिकन सहित पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस फैसले की सराहना की है और वही डेमोक्रेटिक ने इसकी निंदा की है। दूसरा है, दिल्ली इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज उमेश कुमार DERC के अध्यक्ष बनाए गए, और ये है आपका दिल्ली विधानसभा। दिल्ली सरकार के मुताबिक जस्टिस उमेश कुमार को पूर्व में ही उपराज्यपाल दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का प्रमुख बनाना चाह रहे थे, लेकिन केजरीवाल सरकार इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उमेश कुमार दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन DERC के अध्यक्ष थे। इस नियुक्ति बनाए गए हैं। इस नियुक्ति का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक यह वो है जिनको दिल्ली के उपराज्यपाल DERC का प्रमुख बना रहे थे, लेकिन केजरीवाल सरकार इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट चली गई, यानी कि आम आदमी पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में LG यानी कि लेजिस्लेटिव जनरल को, यानी उपराज्यपाल को कहा था कि वह इस मामले में चुनी हुई सरकार की एड एंड एडवाइस मानने के लिए बाध्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में ये आ जाए कि एड एंड एडवाइस क्या है, तो आपको यहां से इसको पॉइंट को पकड़ना है और नोट करना है। तीसरा है कानून की बात। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने विदेश से ही बेंच का गठन किया। मैंने बताया था विदेश से फॉरेन में बैठे हैं और वहां पे बेंच बना दिया और वहां से गठन कर दिया। क्यों किया? हाईकोर्ट के फैसले पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को दोपहर 3 बजे एक महिला स्पेशल बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए विशेष सुनवाई करते हुए महिला कुंडली जांचने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। खास बात यह है कि यह स्वतः संज्ञान बेंच खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने गठित की, वह भी तब जब वे खुद देश के बाहर हैं। उनके निर्देशों के बाद जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने यह सुनवाई की। चौथा, वयस्क अविवाहित बेटी यदि किसी शारीरिक या मानसिक असमानता से पीड़ित नहीं है तो धारा 125 CRPC के तहत पिता से भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। केस का नाम था अभिलाषा बनाम प्रकाश। केस नंबर था क्रिमिनल अपील नंबर 615/2020। जस्टिस थे अशोक भूषण, R सुभाष रेड्डी, MR शाह, और प्रतिनिधित्व किसने किया था? सीनियर एडवोकेट विभा दत्ता मखीजा ने। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वयस्क हो चुकी अविवाहित बेटी यदि वह किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता चोट से पीड़ित नहीं है तो धारा 125 CRPC की कार्यवाही के तहत अपने पिता से भरण पोषण यानी पालने का दावा करने का हकदार नहीं है। 3 जजों की बेंच जिसकी अध्यक्षता जस्टिस अशोक भूषण ने की, कहा कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20/3 पर भरोसा करें तो एक अविवाहित हिंदू बेटी अपने पिता से भरण पोषण का दावा कर सकती है, बशर्ते कि वह यह साबित करे कि वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। वह नहीं कर सकती भैया, वो खुद खा पी नहीं सकती, तो वह दावा कर सकती है। जिस अधिकार के लिए उसका आवेदन वाद अधिनियम की धारा 20 के तहत होना चाहिए। बेंच में शामिल अन्य जज जस्टिस R सुभाष रेड्डी और MR शाह थे। बेंच ने क्या कहा? बेंच ने कहा कि विधायिका ने कभी भी धारा 125 CRPC के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने की स्थिति में मजिस्ट्रेट पर जिम्मेदारी डालने का विचार नहीं किया कि वह हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत विचार किए गए दावों का निर्धारण किया। इस मामले में अपीलकर्ता की दलील यह थी कि हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 के अनुसार एक व्यक्ति का दायित्व है कि वह अपनी अविवाहित बेटी का जब तक कि वह विवाहित नहीं हो जाती भरण पोषण करे। ये 1956 की धारा 20 में है। और किसके लिए कहा गया है? नॉन मैरिड बेटी का, जो अविवाहित है, जब तक शादी नहीं हो जाती तो उसको बाप उसको पालेगा। अपीलकर्ता जब नाबालिग थी उसने धारा 125 CRPC के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रेवाड़ी के समक्ष एक आवेदन दायर किया था। मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ता का दावा यह कहकर खारिज कर दिया कि जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने भी आदेश को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर विचार किया और कहा कि एक हिंदू अविवाहित बेटी पिता से धारा 125 CRPC के तहत केवल तभी भरण पोषण दावा कर सकती है जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती या वह अविवाहित है। अपीलार्थी का तर्क क्या था कि भले वह अधिनियम 156 की धारा 20 के बिना किसी शारीरिक या मानसिक असमानता से पीड़ित नहीं है, अविवाहित नहीं है, फिर भी पिता करना चाहिए। अपीलकर्ता ने जगदीश जुगतावत बनाम मंजू लता 2002-5 ACC 422 के फैसले का भरोसा किया। अब देखिए 5वां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोविड-19 महामारी के बीच
रजिस्ट्री अधिकारियों, वकीलों और वादियों के लिए मेंटल अवेयरनेस वर्कशॉप आयोजित करेगा। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें संकेत दिया गया है कि कोरोना महामारी के बीच एक कार्यशाला का वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों, रजिस्ट्री अधिकारियों और वकीलों का समग्र कल्याण सुनिश्चित करने और उनमें अपने काम के प्रति जागरूकता पैदा करने के साथ उन्हें काम के दौरान होने वाले तनाव, भय और चिंताओं से निपटने में सक्षम बनाया जा सके। देखिए, हम रेखा कहां खींचे, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा। अब देखिए, हम रेखा कहां खींचे। सुप्रीम कोर्ट ने कट ऑफ तारीख के बाद 14 साल की सेवा पूरी करने वाली सेना की महिला अफसरों को स्थायी कमीशन के विस्तार की याचिका खारिज कर दी है। क्यों कर दी है? मुकदमे का ब्यौरा देखिए। केस नंबर क्रिमिनल अपील नंबर 982/2011। केस का नाम ओम वीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। कोरम न्यायमूर्ति NV रमन, न्यायमूर्ति मोहन M और शांतन गौदर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। मामला क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 17 फरवरी को दिए फैसले में लागू की गई कट ऑफ की तारीख के बाद 14 साल की सेवा पूरी करने वाली महिला अधिकारियों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सेना में महिलाओं को उनकी सेवा की परवाह किए बिना सभी 10 धाराओं में स्थायी कमीशन दिया जाना चाहिए। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस KM जोसेफ, जस्टिस इंदु मल्होत्रा की पीठ ने कहा कि स्थायी कमीशन का लाभ उठाने के लिए पात्रता हासिल करने के लिए मार्च 2020 में 14 साल पूरा कर चुकी अधिकारियों ने एक बैच के लिए राहत और अन्य लाभों गंभीर निहितार्थ होंगे। देखिए, छठा, CRPC धारा 157 महज मजिस्ट्रेट को FIR भेजने में देरी कर दिया है तो अभियुक्त को बरी नहीं कर सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आप FIR देर में भेजिए तो क्या बरी कर दें, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 157 के अनुपालन के तहत मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी भेजने में विलंब अपने आप में अभियुक्त को बरी करने का अधिकार नहीं हो सकता। इस आपराधिक अपील में अभियुक्त की दलील थी कि प्राथमिकी देर से भेजी गई थी, यानी FIR देर से हुई थी और इलाका मजिस्ट्रेट, इस मामले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह 11 दिन बाद प्राप्त हुई। तो अभियुक्त ओमवीर सिंह ने अभय वीर सिंह भदौरिया उस मुन्ना की हत्या के मामले में भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 302 यानी हत्या की धारा है, धारा 34 के साथ जो मिली जुली थी तथा सशस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट के धारा 27 के तहत दोष सिद्ध को चुनौती दी थी। कोर्ट ने मंगलवार को 2010 मंगलौर एयरक्राफ्ट से संबंधित एक व्यक्तिगत मामले में ये मामला दूसरा है। अब बताता हूं मैं आपको, ये है आपका 7वां मामला। मुआवजे के तौर पर दावे के रूप में विदेशी मुद्रा से भारतीय मुद्रा में रूपांतरण पर क्या सिद्धांत हो, सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दी। 2010 के मैंगलोर विमान दुर्घटना से उत्पन्न मुआवजे से संबंधित एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास दावे के रूप में विदेशी मुद्रा से भारतीय मुद्रा में रूपांतरण के सिद्धांतों पर विचार करने का अवसर आया। इस मामले में यह दावा त्रिवेणी कोटकनी और अन्य बनाम एयर इंडिया लिमिटेड मामले में एक महंत महेंद्र कोटकनी की मौत से संबंधित है, जो अरब अमीरात दिरहम AED में अर्जित करते। यह दावा मृतक महेंद्र कोटकनी की विधवा और बच्चों द्वारा किया गया। भारतीय रुपए में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। NCDRC द्वारा दिए गए मुआवजे से असंतुष्ट होकर उन्होंने विभिन्न आधारों पर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। इन निर्णयों में अपील कर दी। फिर क्या हुआ? 10 मार्च 2011 को उनकी पत्नी ने एयर इंडिया पर मुआवजे का दावा ठोका, जिसने उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में 20 मार्च 2012 को इतने रुपए दे दिए। मृतक के माता पिता को भी 40 लाख रुपए का भुगतान किया। 18 अप्रैल 2012 को मृतक के माता पिता और भाई ने मुआवजे का दावा करने के लिए एयर इंडिया के खिलाफ एक मुकदमा और दायर किया और ट्रायल कोर्ट ने 27 सितंबर 18 को अपने फैसले में मृतक की मां के दावे के रूप में 70 लाख की राशि स्वीकार किया। पिता और भाई के दावों को खारिज कर दिया। इन निर्णयों में भेद बताते हुए न्यायालय ने कहा कि जिन तथ्यों के संदर्भ में उपरोक्त निर्णय दिए गए हैं वे वर्तमान मामले से अलग है। धन को विदेशों में वापस नहीं किया जा सकता। दावेदार भारतीय निवासी हैं, शिकायत में भारतीय रुपए भुगतान के दावा शामिल है तो वे भारतीय रुपए भुगतान प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा हम NCDRC के निर्णय के संदर्भ में ब्याज के लिए दावे की अनुमति दे रहे हैं। अंत में पीठ ने 76 लाख 42 जितना भी अमाउंट है, इसको पढ़ना पड़ेगा, का मुआवजा दिया गया। ठीक है। केस का विरोध था त्रिवेणी कोटकनी और अन्य मामले इंडियन लिमिटेड। केस नंबर था सिविल अपील 2019 की संख्या 1914। कोरम था जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस अजय रस्तोगी। वकील थे शिकायतकर्ताओं के लिए यशवंत सेनाय और एयर इंडिया के जतिंदर कुमार सेठी।
लास्ट है आपका सरफेसी एक्ट, सहकारी बैंकों पर भी लागू। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सरफेसी यानी कि सिक्योरिटाइजेशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट सरफेसी 2002 सहकारी बैंकों पर भी लागू है। राज्य विधान और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के तहत सहकारी बैंक सिक्योरिटाइजेशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 2/1 सी के तहत बैंक है। न्यायालय ने उस तर्क को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि 2013 में धारा 2/1 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को जोड़ने वाले सरफेसी अधिनियम में संशोधन शक्ति का रंग बिरंगा अभ्यास था। ठीक है दोस्तों, न्यायालय ने बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के तहत जारी 2003 की अधिसूचना को बरकरार रखा, जिसके द्वारा सहकारी बैंकों को सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों की तलाश के लिए बैंकों की श्रेणी में लाया गया था। 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि संसद में सहकारी बैंकों को सरफेसी अधिनियम के दायरे में लाने की विधायी क्षमता है। निर्णय में कहा गया कि हम पाते हैं कि सहकारी समितियों से संबंधित बैंकिंग को सूची की प्रविष्टि 45 के दायरे में शामिल किया जा सकता है और इसे सरफेसी अधिनियम में सहकारी बैंकों द्वारा वसूली के प्रावधानों को शामिल करने के अतिरिक्त समावेश नहीं किया जा सकता। अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरन, जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की 5 जजों की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुनाया। ये पांडुरंग गणपति चौगले और अन्य बनाम विश्वराव पाटिल मुर्गू सहकारी बैंक लिमिटेड के मामले में ये फैसला दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की लीगल करंट अफेयर्स की क्लास। जिन लोगों ने पहली वाली ना देखी हो, उसमें हमने 16 कम से कम 16 केस ऐसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के वो मैंने डिस्कस किए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाएंगे चैनल पे, पीछे जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे लीगल करंट अफेयर्स की क्लास पड़ी हुई है बाय आशीष पांडे से, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ये आपकी दूसरी क्लास है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आप लोग लगातार चैनल बने, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट जरूर करिए, आपका फीडबैक अच्छा करें बुरा करें, जो करना हो आप जरूर करें। आपका फीडबैक हमें बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए याद दीजिए आशीष पांडे को। जय हिंद, जय भारत।